फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 45 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल का जो 5 क्वेश्चन था तो आप उसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की कुल एरिया कितनी है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के साथ लगने वाली किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर सिचुएटेड है? तो कावेरी नदी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आप 5 क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि टिस्को संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहार मोती किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाथुला दर्रा कहाँ सिचुएटेड है यानी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रेडक्लिफ रेखा किस देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि बिहार के किस जिले में सीता कुंड स्थित है? तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी राष्ट्रपति को वह सलाह सुप्रीम कोर्ट तभी देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। यानी राष्ट्रपति अगर सलाह मांगेगा, मशवरा मांगेगा तो ही सुप्रीम कोर्ट देगा, बिना सलाह मशवरा मांगे हुए अपने मन से नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसी आर्टिकल 32 में मतलब कि ऐसा कहा गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? तो कुल 10 वर्ष। यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक तो आपको एडवोकेट यानी वकील के तौर पर काम करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन है कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है जो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक कम से कम एज ए एडवोकेट यानी वकील के तौर पर काम कर चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत का संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ यानी यह ओथ ली जाती है किसके द्वारा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में आते हैं? तो ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? ऑप्शन बी, न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट 8th नंबर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी यह सुनवाई हो सकती है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यानी राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हो जाएगी वो दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य स्थानों पर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TDSAT? तो TDSAT का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो न्यायिक पहल द्वारा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लोकहितवाद यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ से राज्यपाल के बारे में वर्णन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल यानी गवर्नर। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200 के तहत। नेक्स्ट, राज्यपाल का जो मासिक वेतन कितना है? तो कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल को क्या कहा जाता है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट 18 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका के द्वारा। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। नहीं, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यपाल के पास नहीं। बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी राज्यपाल के कथन के अकॉर्डिंग सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है ना, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ऑप्शन ए, राज्यपाल। यानी किसी भी पार्टिकुलर राज्य का अगर गवर्नर की बात करें ना, तो वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर कार्यशील रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। यहाँ पर पार्लियामेंट में इनके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है ना, अभियोग नहीं चलाया सकता है। अगर हटाने का मन होगा तो राष्ट्रपति की इच्छा से ही ये हटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। और कौन से स्टेट से ये बनी थी? उत्तर प्रदेश की ये महिला थी, पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर 26 का बी करेक्ट हो जाएगा, पद्मजा नायडू, ठीक है ना फ्रेंड, पद्मजा नायडू। और आप लोगों के नॉलेज के लिए बतला दूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो बिहार के राज्यपाल हैं उनका नाम है फागू चौहान। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, विधान पालिका परिषद। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग केंद्र लेवल की बात करें, सेंट्रल लेवल की, तो वहाँ पर जैसे उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार स्टेट में भी होता है ना कि स्टेट में जो उच्च सदन होते हैं उसको विधान पालिका परिषद यानी विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता है स्टेट लेवल में। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक कर रख सकती है? तो 4 महीने तक, ठीक है ना। और आर्टिकल 169 में विधान परिषद के गठन का वर्णन किया गया है। और विधान परिषद जो होता है ना वो केंद्र के राज्यसभा के ही जैसा होता है। विधान परिषद केंद्र के राज्यसभा के जैसा होता है तथा विधान सभा जो होता है वो केंद्र के लोकसभा के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। तो 29 के बाद हम लोग फ्रेंड बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर पार्लियामेंट के द्वारा। तो चलिए बढ़ रहे हैं 31 की तरफ कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है?
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी, विधान परिषद को। देखिए, जैसे मैं राज्यसभा को भी मैं प्रीवियस में बता चुकी थी कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, तो ठीक उसी प्रकार राज्यसभा इक्वल टू विधान परिषद। राज्यसभा सेंट्रल लेवल के होते हैं और विधान परिषद स्टेट लेवल में किए जाते हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं। उसी प्रकार राज्य विधान परिषद भी कभी भंग नहीं हो सकता बट समाप्त हो सकता है। और क्यों भंग नहीं किया जा सकता, देख लीजिए, क्योंकि इसका जो 1/3 सदस्य होता है ना, वो हर 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड होते जाता है और फिर नया सदस्यों का एंट्री होते जाता है, तो इस प्रकार वह कंटिन्यू चलते रहता है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 34th नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल 170। 35 है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ कि विधानसभा के सदस्य के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। देखिए, विधानसभा इक्वल टू लोकसभा। लोकसभा में 25 साल मिनिमम एज थी और यहाँ पर भी विधानसभा में 25 साल ही मिनिमम एज है। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद की बात करें तो राज्यसभा और विधान परिषद में दोनों में जो मिनिमम एज होती है वो 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट 38 है कि यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट 39, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक यानी पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 महीना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। 43 नंबर है कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में। भारत में कुल 6 ऐसे स्टेट हैं जहां विधान परिषद की व्यवस्था है, और वे कौन कौन से स्टेट हैं तो आप देख सकते हैं। वे स्टेट हैं तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 ईस्वी में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिका यानी विधान परिषद थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 45 का 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ रहे हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट 48 है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। तो चलिए 50 है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 ईस्वी में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ से हाई कोर्ट के बारे में वर्णन दिया गया है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से यानी खजानों से, और इसका वर्णन आर्टिकल 221 में किया गया है। किसमें किया गया? आर्टिकल 221 में किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन वगैरह होते हैं इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल 221 से मिलती है। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? ऑप्शन सी 62 वर्ष। यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर 62 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है? ऑप्शन बी 25। अगर आप
ओल्ड एडिशन का बुक निकाल कर देखेंगे तो वहाँ पर 24 रहेगी, बट जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे से अलग हो गए 2 जून 2014 को, तो उसके बाद भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी अधिकार, यानी संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित हाई कोर्ट में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो ऑप्शन बी कलकत्ता का। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित हाई कोर्ट में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो मुंबई। नेक्स्ट 59 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक अभिदेशन किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसके मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की आधिकारिकता में आते हैं, तो ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी याचिका यानी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट यानी उस याचिका को क्या कहते हैं, तो उसे मैंडमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप अपने काम का पालन अपने ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो उसी को परमादेश कहा जाता है, उस रिट का नाम है। नेक्स्ट 63 है कि निम्न में से कौन सा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए परमार्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परमार्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, ऑप्शन ए एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, उन्हें सौंप दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण। नेक्स्ट 67 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट किसका मान सूत्र है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निवारक निरोध यानी प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है, निम्न में से कौन से 2 आर्टिकल शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, ऑप्शन डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं समवर्ती सूची में, ठीक है ना। तो देखिए 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वैसे विषयों को इंक्लूड किया गया जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में वैसे विषय को इंक्लूड किया गया जिसमें सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, तथा समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। तो 74 है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो भाग 11th में ऐसा कहा गया है। किसमें कहा गया है? 11 में।
तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस पे सन्निहित होती हैं, तो संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट 78 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो ऑप्शन बी वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है, तो आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट 80 नंबर, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 8 अगस्त सन 1995 को। नेक्स्ट 81 है कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो ऑप्शन बी आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि अंतरराज्य परिषदों का निर्माण स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक। नेक्स्ट 83, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट 84 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, तो आर्टिकल 265 में ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 85, सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट 86, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं। नेक्स्ट 88, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समूह निर्देशित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है, तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो भी टैक्स लगते हैं ना, वो केंद्र द्वारा वसूले जाते हैं, बट केंद्र और राज्य दोनों मिलकर उसकी बंटवारा करते हैं। नेक्स्ट 90, यहाँ से आपात उपबंध से क्वेश्चन राइज किए गए हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो आर्टिकल 355 में ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट 91, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करता है? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखिए, राष्ट्रपति ना राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 कंडीशन पर करता है और वो तीनों कंडीशन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है कि हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सेकंड बाह्य आक्रमण के आधार पर और तीसरा युद्ध के आधार पर। तो चलिए 92 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में की जाती है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह में। नेक्स्ट 93, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 359 में। तो चलिए 94 का हम लोग पढ़ेंगे। 94 में क्या दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल की सलाह पर। अगर राज्यपाल बोलेंगे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो राष्ट्रपति लगा देंगे, बट बिना राज्यपाल के परमिशन के नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 तो हो गया फ्रेंड। अब 96 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है कि किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट 97 है कि संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 महीना के अंतराल में। नेक्स्ट 98, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। नेक्स्ट 99,
किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह कथन हृदयनाथ कुंजरू नामक व्यक्ति का था। तो चलिए इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है, ठीक है ना। और आर्टिकल 360 में वर्णित है कि जब भारत में वित्तीय स्थिति आ जाती है ना, वित्तीय स्थिति संकट में हो जाती है, तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता। बट आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए कभी लगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।